माननीय सभापति महोदय जी, आज कानून मंत्री महोदय ने भारतीय संविधान में 84वां संशोधन विधेयक आज जो प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। मुझसे पूर्व इस विधेयक के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आरक्षण के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आरक्षण की कोई समय सीमा होनी चाहिए और समय सीमा निर्धारित करके तो आरक्षण को जल्दी ही समाप्त करना चाहिए। इस किस्म की सोच रखने वाले जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको मेरा ये कहना है कि हमें ये भी समझना होगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश में जो सामाजिक गैर बराबरी लंबे अरसे से बनी हुई है और आज भी हमें कायम नजर आती है जिंदगी के हर पहलू में, तो उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए वैसे तो समय समय पर हमारे महान पुरुषों ने काफी अंत तक संघर्ष किया है। महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार जी और दूसरे महान पुरुष और ऐसे महान गुरुओं हुए हैं जिन्होंने समय समय पर इस देश में जो सामाजिक गैर बराबरी है तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है और उनके संघर्ष के कारण ही आज जो थोड़ा बहुत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के रूप में कुछ मिल रहा है, वास्तव में ये उन्हीं की ही देन है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय इस बात को गंभीरता से लिया और संविधान को बनाने वाली जो कमेटी थी उसके सामने ये सारी बातें जो सामाजिक गैर बराबरी की थी उनके सामने ये रखी और मैं ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से पूरे सदन को कि जब तक इस देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी रहेगी तो आरक्षण की जरूरत खास तौर से जो इस देश में सबसे ज्यादा दबा कुचला तबका है, जिसे हम अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से पुकारते हैं, तो उनको इसकी जरूरत महसूस होती रहेगी। तो इसलिए जो आरक्षण की जो जरूरत पड़ी है वो इस देश की जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है उसके कारण पड़ी है और भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ावा देने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की, हमें इस बात को भी गंभीरता से सोचना होगा कि जब से भारतीय संविधान इम्प्लीमेंट हुआ है तो तब से
आज तक हमें ये सोचना होगा कि क्या आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में मिल रहा है? मैं समझती हूं नहीं मिल रहा है। और जब हर 10 साल के बाद आरक्षण की अवधि को बढ़ाने की बात आती है, मुझे ये मालूम है कि हर पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं। जब भी 10 साल पूरे हो जाते हैं और संशोधन विधेयक आता है तो हर पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों के खातिर वो इस विधेयक का दिल के ऊपर पत्थर रखकर जरूर समर्थन करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं चाहते कि आरक्षण कंटिन्यू रहे या उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इसलिए, और इसका ये मैंने बात क्यों कही है, क्योंकि यदि सही मायने में हर पार्टी के लोग ये चाहें कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पूरा मिले, तो मैं समझती हूं कि यदि उनकी नीयत साफ है तो आरक्षण का लाभ उनको पूरा मिल सकता है। आजादी के बाद बहुत सी पार्टियों की सरकारें बनी, लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही और उसके बाद दूसरी पार्टियों की भी, तो कुछ कम समय के लिए मिली जुली सरकारें बनी। लेकिन उन सरकारों में चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे सूबों की सरकारें रही हो, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार ने जो आरक्षण का कोटा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मिला है, उस आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं किया है। और यही वजह है कि जब भारतीय संविधान बना रहे थे संविधान के निर्माता, तो उनकी मंशा ये नहीं थी कि आरक्षण कंटिन्यू बना रहे। वो तो ये चाहते थे कि जिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में गिराया गया, पिछाड़ा गया है सामाजिक गैर बराबरी के कारण, और जिनको हम आरक्षण की सुविधा दे रहे हैं, तो जिन भी पार्टियों की सरकारें बनती हैं तो वो सरकारें अपनी साफ नीयत से उस आरक्षण के कोटे को पूरा करें, ताकि जल्दी से जल्दी जो गैर बराबरी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने आप को गैर बराबरी वाला वो महसूस कर रहे हैं, तो समाज के और तबकों के बराबर वो आकर खड़े हो जाएं। ये उनकी मंशा थी, भारतीय संविधान को बनाने वाले निर्माताओं की ये मंशा थी। और यदि शुरू में ही जो पहली अवधि रखी गई थी संविधान बनाने के बाद, यदि पहली अवधि के अंदर ही तो सरकार को चलाने वाले लोगों की नीयत साफ होती और पहले 10 साल के अंदर ही विशेष अभियान चलाकर आरक्षण के कोटे को पूरा कर दिया जाता, और जो अधिकारीगण या जिस महकमे के लोग आरक्षण के कोटे को पूरा नहीं करते, यदि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यदि पूर्व में सरकारें कुछ कानून बनाती, तो मैं समझती हूँ कि पहले 10 साल में ही आरक्षण का कोटा पूरा हो जाता। इसलिए दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम जब आरक्षण की बात करते हैं, खासतौर से शुल्क कास्ट शुल्क ट्राइब के लोगों के लिए, तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, अपर कास्ट के लोगों को तकलीफ होती है कि इनको ये लाभ क्यों मिल रहा है। लेकिन हम अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं चाहते कि हम लोग तो नहीं चाहते कि ये खैरात हमको मिले, बशर्ते कि आप लोग अपनी मेंटेलिटी में, मानसिकता में तब्दीली कर लें। यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपर कास्ट के बराबर लाकर खड़ा कर दें और सामाजिक गैर बराबरी को दूर कर दें, आर्थिक गैर बराबरी को दूर कर दें, सामाजिक गैर बराबरी को दूर कर दें, तो हमें ये खैरात नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, जब तक इस देश के अंदर सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, शैक्षणिक गैर बराबरी रहेगी, जब तक आरक्षण की जरूरत इस देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के करोड़ों लोगों को इसकी जरूरत महसूस होती रहेगी। और इसके साथ साथ तो मैं आरक्षण के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी। मैंने पिछली सरकार के दौरान भी कहा था कि आरक्षण के मामले में कभी
राज्यों की सरकारें, कभी केंद्र की सरकारें तो इसमें दखल अंदाजी देकर आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश में लगी रहती है। तो मैंने कहा था पिछली सरकार के दौरान कि आरक्षण का पूरा लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलता रहे, इसमें कोई छेड़छाड़ी ना करें, तो इसको भारतीय संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए। ये बात मैंने पिछली सरकार के दौरान कही थी और इस बार भी मैं माननीय कानून मंत्री जी से, सभापति महोदय के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आप कानून के काफी विशेषज्ञ हैं और आपने शुरू में ही इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि हम सुल कास्ट सुल ट्राइब के वेलफेयर के लिए कुछ सम्मेलन करके, तो हम सुल कास्ट सुल ट्राइब के जो मेंबर पार्लियामेंट है या और जो लोग हैं, बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, उनकी राय जान के हम कुछ उनके वेलफेयर के लिए कुछ कदम उठाना चाहेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये आपका एक अच्छा सुझाव है, इसका मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपने ये जो संशोधन विधेयक रखा है, इसका तो मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तो किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार तो आरक्षण के मामले में या आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई वो अपनी दखलंदाजी ना दे सके, इसके लिए आप इसको भारतीय संविधान के 9वीं सूची में रखने के लिए भी आप एक विधेयक लाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने 22 तारीख को भी कहा था कि जब इस सभा के स्पीकर पद के लिए जब यहाँ पर चयन हो रहा था, तो उस मौके पर भी मैंने ये कहा था कि आरक्षण के मामले में कभी सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी देती है, कभी निचली अदालतें दखल अंदाजी देती हैं, और जिसके कारण आरक्षण का पूरा लाभ तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने 22 अक्टूबर को कहा था, स्पीकर महोदय से भी कहा था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करके, और मेरा कानून मंत्री से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके इस बात के पर आप गंभीरता से सोच विचार करें कि समय समय पर जब सुप्रीम कोर्ट और उससे निचली अदालतें जब रिजर्वेशन के मामले में जब वो दखल अंदाजी देती है और रिजर्वेशन को निष्प्रभावी जब बनाया जाता है, तो उससे सुल कास्ट सुल ट्राइब के लोगों को बहुत तकलीफ होती है और उनको फिर सड़कों पर उतरना पड़ता है, उनको एजिटेशन करना पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके ऐसा आप एक विधेयक लाएं पार्लियामेंट के अंदर कि जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें उसमें दखल अंदाजी ना दे सके। तो इसके बारे में भी आप जरूर गंभीरता से सोचेंगे। और ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा पुनः आपसे यही कहना है कि हर महकमे में आरक्षण का कोटा पूरा कराने के लिए आपको एक विशेष अभियान चलाना चाहिए और उस विशेष अभियान के तहत कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम आपको रखना चाहिए, बनाना चाहिए कि इस टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर तो इतना आरक्षण का कोटा पूरा कर दिया जाएगा और जो अधिकारीगण आरक्षण का कोटा पूरा नहीं करेंगे उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ कार्रवाई करने के लिए भी आपको स्टेप्स लेने होंगे और यदि आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे सख्त कार्रवाई करने के लिए या कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं बनाएंगे आरक्षण के कोटे को पूरा करने के लिए, कोई विशेष अभियान आप यदि नहीं चलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद तो फिर हो सकता है आप ना हो, आपकी जगह कोई दूसरा कानून मंत्री हो, तो उसको फिर भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक लाना पड़े। तो इसलिए फिर दोबारा से तो भारतीय संविधान में आरक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए फिर से ये विधेयक ना लाने की जरूरत पड़े तो आपको विशेष अभियान चलाकर जिस मकसद से आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया गया है उसको पूरा कराने के लिए साफ नियत से आप लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे। और खास तो जैसे राज्यसभा में और विधान परिषद में, यानी कि लोकसभा में तो हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं है, तो उसकी तरफ भी आप जरूर ध्यान देंगे।
राज्यसभा और विधान परिषद में भी माननीय कानून मंत्री जी जरूर इसके बारे में जरूर सोच विचार करेंगे कि जब लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में और विधानसभा में तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो राज्यसभा और विधान परिषद में क्यों नहीं है? तो राज्यसभा और विधान परिषद में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भी आप एक अलग से विधेयक लाने की आप कोशिश करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए, मुझसे पूर्व हमारे बहुत से विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने ख्यालात रखे हैं, उनसे उनके ख्यालातों से अपनी सहमति जताते हुए और जो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, मैं दो बातों को फिर दोहराना चाहूंगी सभापति महोदय के माध्यम से। कानून मंत्री जी से को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी नीयत साफ है, आपकी सरकार की नीयत साफ है और आप चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले और आरक्षण में ना तो कोई केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी ना दे और ना सुप्रीम कोर्ट और ना निचली अदालतें कोई दखल अंदाजी दें, तो इसके लिए एक तो आप इस आरक्षण के मामले को आप या तो भारतीय संविधान के 9वीं सूची में लाएं और इसके साथ साथ आप एक और ऐसा विधेयक लाएं कि जिस विधेयक में ये आप मेंशन करें, इस बात को आप मेंशन करेंगे कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में और हर महकमे में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए उस आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगी ना उससे निचली अदालतें दखल देंगी। इस किस्म का आप लोग विधेयक जरूर लाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका सदन का और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपकी घंटी ने मुझे इंडिकेट कर दिया है, तो क्योंकि मैं और ज्यादा तीखी बात बोलूंगी तो फिर सत्ता पक्ष के लोग उखड़ जाएंगे, इसलिए मैंने आज सामाजिक गैर बराबरी की बात कही। यदि मैं मनुवादी व्यवस्था कह देती तो मेरे ख्याल शुरू में ही आप लोग उखड़ जाते, लेकिन मैं फिर बताना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जिनको आज आरक्षण की जरूरत पड़ी है, उसकी मुख्य जड़ इस देश की मनुवादी व्यवस्था है, जिस मनुवादी व्यवस्था ने इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण आरक्षण की जरूरत पड़ी है और आरक्षण के कोटे को हर महकमे में पूरा कराने के लिए और इसको प्रभावी बनाने के लिए आप स्पेशल स्टेप्स उठाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।